Most welcome in Awakened Citizen program in Year 1, Module 1, Session 7. Today we explore the fifth universal possibility, recognizing the sacred or developing Shraddha. In Unit 1, we will learn about how can we develop Shraddha in our cultural heritage or traditions. So let us explore with some examples. We can develop Shraddha in our cultural heritage and traditions by number 1, being aware of the important traditions of our family, religion and state country. हमारी फैमिली, धर्म, राज्य और देश से संबंधित हमारे सारे रीति रिवाज और संस्कारों के विषय में हमें पूर्णतया जागरूक होना चाहिए, अर्थात उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. नंबर 2, लर्निंग द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रेडिशंस. हमें अपने संस्कारों के महत्व का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है. नंबर 3, practicing the traditions that we have accepted as valuable. अपने जो भी संस्कार और ट्रेडिशंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हमें उनकी वैल्यू होनी चाहिए, हमें उनके महत्व के विषय में ज्ञान होना चाहिए. गिविंग ड्यू रिगार्ड टू द ट्रेडिशंस दैट अदर्स प्रैक्टिस. और साथ ही हमें दूसरे लोगों के संस्कारों और उनके ट्रेडिशंस का भी पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए. Let us explore what this means through some examples. Here is the first explanation. Meet Sarita, who recognizes the sacred in her culture, heritage and traditions. By being aware of the important social culture and religious traditions of her family, religion, state and country. So Sarita is talking to an American friend who is planning to visit India. सरिता अपने मित्र को ऐसे मौके पर इनवाइट करना चाहती है जब उसे हमारे देश के कल्चर के बारे में पता चले. जैसे वो कहते हैं कि अगले हफ्ते दिवाली है, इसलिए देश भर में लोग यहाँ पर बहुत सारे दिया जलाएंगे, पटाखे फोड़कर दिवाली मनाएंगे, तो तुम्हें कुछ नया देखने को मिलेगा. जब सरिता की अमेरिकी मित्र वहाँ पर आती है तो वो बताती है कि अधिकतर जो इंडियंस होते हैं वो मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है चीज़. इसलिए जिस भी घर में आप जाएंगे तो वे आपका स्वागत और सत्कार बहुत अच्छे से करेंगे. जब सरिता के घर उसकी अमेरिकी मित्र आती है तो वो वहाँ पर ये कहने से भी गुरेज नहीं करती कि आपको अपने स्लीपर्स बाहर निकालने हैं. वो कहती है कि मेरी माँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि जब हम लोग घर के अंदर जाएं तो आने से पहले अपने शूज़ बाहर ही निकाल दें. साथ साथ ही वो अपने अमेरिकी मित्र को यह भी बताती है कि हमारी पारंपरिक बंगाली साड़ी है जो मैंने अपने राज्य बंगाल से ही ली है और मैं तुमसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि इस साड़ी को तुम्हें एक बार पहनने का अवसर अवश्य मिले. सो लाइक सरिता, we have to also develop Shraddha by becoming aware of the important social, cultural and religious traditions of our family, religion, state and country. So are you aware of important traditions? जो आपके संस्कार हैं, क्या आप भी जानते हैं उनके बारे में? Share some examples of your traditions of your state. Now, thus, I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our cultural heritage and tradition by being aware of important traditions of my family, religion, state and country. In second exploration, meet Ankit, who recognizes the sacred in our culture, heritage and traditions by learning the values or importance of his traditions. अनिकेत गूगल पर सर्च करता है और ये जानना चाहता है कि जब हम लोग अभिवादन करते हैं अर्थात एक दूसरे को विश करते हैं तो नमस्ते क्यों कहते हैं. जब उसने देखा गूगल पर जो निकल कर आया तो उसे लगा, आहा देखो इंटरनेट पर इस बारे में क्या लिखा है. भारतीय अभिवादन नमस्ते या नमस्कार जो कि संस्कृत शब्द के नमः प्लस ते से निकला है, तो नमस्ते से आता है और इसका अर्थ है आपके समक्ष मैं नतमस्तक हूँ, अर्थात मैं सर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ.
तो ये शब्द नमः संभवतः दूसरों के समक्ष अपने अहंकार को यानी कि अपने गर्व को कम करता है। जब हम झुककर दूसरों को प्रणाम करते हैं तो एक तरह से हम अपने अहम को दूर करते हैं। तो यहीं अगर हम कहें कि दादाजी आप माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं और इसका क्या अर्थ है, फिर वो ये भी जानना चाहता है। तो आप भी जानने की कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कि हम मस्तक पर तिलक क्यों लगाते हैं, क्या कारण होता है इसका। अनिकेत की तरह ही हम भी अपनी श्रद्धा का विकास कर सकते हैं, अपनी परंपराओं का महत्व और मूल्य सीख कर या वह उसके विषय में जानकर। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चों का ग्रुप खड़ा है, तो उसमें से पहले एक बच्चा बोलता है कि आप भोजन से पहले प्रार्थना क्यों करते हैं, आपके लिए इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ दूसरे बच्चे से जवाब आता है, यानी अनिकेत से, क्योंकि अनिकेत अब अपने दादा से इस विषय में बात करता है। तो मेरे परिवार में हम भोजन से पहले उसे भगवान को अर्पण करते हैं, जिससे कि वो हमसे पहले भोजन को ग्रहण करें। तो हमारे लिए तो इसका यही अर्थ होता है, लेकिन आपके परिवार में इसका क्या अर्थ होता है, आप भी अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से इसे जानने की कोशिश कीजिए। जॉइन अनिकेत एंड हिज फ्रेंड्स इन दिस डिस्कशन। Praying before eating means different things to the different people. So find out what it means to different peoples in your class through our discussion. By seeing these examples, thus we too can awaken our possibility of recognizing the sacred in our cultural heritage and traditions by being aware of important traditions of our family, religious, state and country, learning the values or importance of our traditions. In exploration third, meet Purnima, who recognizing the sacred in the traditions of her community by practicing the traditions that she has accepted as valuable. So for example, taking blessings of elders. She always take the blessings of her grandparents before beginning anything important because she believes they matter to her. And respect for books, she expresses her love for knowledge and learning by taking great care of her books. She doesn't like anyone's feet touching her book, etc. And next example is Guru Shishya Parampara. She touches her dance teacher's feet before beginning her dance performance because she has accepted him as her guru and seeks to learn from him. Like Purnima, we too can awaken and develop Shraddha by practicing the traditions that we have accepted as valuable. So what are some of the traditions you practice because you believe they are valuable? And what are some of the traditions you don't practice even though you believe that they are valuable? So why don't you practice them? Thus, I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our cultural heritage and traditions by being aware of important traditions of my family, religion, state and country, learning the value or importance of my traditions, practicing the traditions that I have accepted as valuable. इस एक्सप्लोरेशन में मिली है बानी से, जो सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं में श्रद्धा का विकास देखिए कैसे करती है, दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर। तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर आई है और उससे कहती है कि माई मदर इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, सो इवन दो आई ईट नॉन वेजिटेरियन फूड आउटसाइड ओनली, आई अवॉइड इट एट होम टू रिगार्ड हर फीलिंग्स ऑन दिस। तो बानी को नॉनवेज खाना पसंद है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी माँ के इच्छाओं का भी सम्मान करती है। जब बानी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है, वो लोग किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ बाहर स्लीपर उतार के जाना होता है। तो बानी का दोस्त उससे कहता है, जस्ट येस्टरडे यू वर टेलिंग मी दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, दैट व्हाई आर यू रिमूविंग योर शूज़ आउटसाइड द टेम्पल। यानी जैसे भगवान अगर हर जगह है तो हर जगह भी तो हम शूज़ लेकर जाते हैं, फिर मंदिर में ही हम बिना शूज़ के क्यों जा रहे हैं। तब बानी देखिए क्या कहती है, वर्शिपर्स हियर बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द सेक्रेडनेस ऑफ दिस प्लेस, सो आई रेस्पेक्ट दैट।
यहाँ बानी उसे समझाने का प्रयास करती है कि ज़रूरी नहीं जो नियम बनाए गए हैं वो आपकी पसंद के हों या आप उसे लाइक करें, बल्कि जो नियम बनाए जाते हैं हम उसे दूसरों को सम्मान देने के लिए भी अगर फॉलो करें तो वही हमारी श्रद्धा का विकास करते हैं। तो बानी की तरह आप भी अपनी श्रद्धा का विकास कर सकते हैं दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र से मिलने जाते हैं जो किसी और राज्य से है और उसका धर्म भी आपसे भिन्न है। आप उसके रिश्तेदारों को किसी परंपरा का पालन करते हुए देखते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते, तो यदि आप उसमें श्रद्धा रखना चाहते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उदाहरण के साथ समझाइए। Now we can say, thus I too awaken my possibility of recognizing the sacred in our cultural heritage and tradition by being aware of the traditions of my family, religion, state, country, learning the value or importance of my traditions, practicing the traditions that I have accepted as valuable, and giving the regard to the tradition that other practice. In Unit 2, we will learn how can we develop Shraddha in our nationhood and democratic traditions. Let us explore. हम अपनी राष्ट्रीयता व प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के महत्व और उनके मूल्य के प्रति सजग रहकर, अर्थात मूल्य के प्रति कॉन्शियस रहकर। नंबर 2, स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके व उसके प्रति जागरूक रहकर। नंबर 3, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहकर। और नंबर 4, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हेतु कदम उठाकर। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। In this exploration, meet Farad, who recognizes the sacred in our nationhood and democratic traditions by becoming conscious of the importance and value of India's democratic tradition. For example, our flag is a symbol that we are a sovereign nation. That is what gives me and my friends the freedom to live and choose what we as Indians want, free or foreign rule. So how we can develop Shraddha? So by giving regard for our national flag and honoring memories. I am grateful for the sacrifice of the patriots who gave their lives for our nation with my actions. So I will make sure that these sacrifices will not go waste. It is through our common laws and procedures that we are able to function smoothly as a country. If I disregard them, then I am coming in the way of the smooth and functioning and development of our country. So in this example, how we can develop Shraddha? By giving regard for our tax laws and regard for traffic rules. So like Farad, I too can develop Shraddha by becoming conscious of the importance and value of India's democratic tradition. See in this picture, you go with your friends or visit our national monuments. So one of your friends scribbles on its stone walls. So how would you explain to him the negative effects of this action? Second thing, what do we gain as a nation by protecting and preserving our national monuments? ऐसा तो आपने कई बार देखा है कि जब आप किसी मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं तो उसके वॉल पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी लिखकर छोड़ जाते हैं। सो क्या ये जो एक्शन है वो हमारा सही है? क्या ये हम अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं या उसको हम ढूंढ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? तो अब आपका क्या रोल होगा, क्योंकि आप अपने अंदर अपने देश के लिए क्या कर चुके हैं, एक श्रद्धा पैदा कर चुके हैं, श्रद्धा उत्पन्न कर चुके हैं। तो अगर अब आगे जीवन में आप ऐसे एक्शंस दूसरों को करते देखेंगे तो आपके क्या सजेशंस होंगे उनके लिए? डिड यू कंसिडर दीज आर्ग्यूमेंट्स? It will spoil the destroy our ancient heritage. Our monuments are a symbol of the rich heritage
and culture of India. If we don't respect our own heritage, then how will outsiders respect us as a country? And when we love our country, we want to care for everything that is a part of it. तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों की खुद ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसे खुद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बाहर से अगर फॉरेन आउटसाइडर्स आएंगे तो वो आपकी कंट्री की रेस्पेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी कंट्री को प्यार नहीं करेंगे, हम उसकी हर एक चीज़ की केयर नहीं करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस देश का हिस्सा हैं। Now, thus I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our nationhood and democratic traditions by becoming conscious of importance and value of India's democratic tradition. In this example, meet Rukhsana, who recognizes the sacred in our nationhood and democratic tradition by being aware of seeking to protect our status as free citizens. When Rukhsana saw workers digging up the road in front of her house, she went to the municipal office to find out what they were planning to do and how long it would take. Though they didn't respond immediately, she didn't give up until she got a satisfactory answer from them. और ये आप भी रोज़ देखते हैं कि कभी भी कहीं पर भी रोडों की खुदाई शुरू हो जाती है और हम कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर रुखसाना म्यूनिसिपल ऑफिस जाती है, वो क्वेरी करती है, उसे भी पता है कि उसे आंसर बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, तो वो बीच में इस चीज़ को नहीं छोड़ती और वो धैर्य से उस चीज़ का वेट करती है। तो उसका क्वेश्चन क्या होता है? एज अ सिटीज़न residing here, I have a right to know what you are planning to do on these roads and how do the taxpayers' money is being spent, and whether the interests of my fellow citizens are being protected. तो टैक्स तो हम सभी पे करते हैं, तो हम जो टैक्स पेइंग जो जनता है उन्हें जानने का पूरा हक है कि उनके पैसे को कहाँ और किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, जो कि हम कभी करना नहीं चाहते। तो आगे आप बड़े होंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। विद इलेक्शंस कमिंग नियर, representatives of the various political parties approach the people in her area to promise to vote for them. जब चुनाव होते हैं तो सभी नेता आके खड़े हो जाते हैं और ख़त्म होने के बाद कोई देखता ही नहीं है कि उस एरिया में कोई डेवलपमेंट हुआ या नहीं, या वो करना ही नहीं चाहते। तो आप वोट देने से पहले आपका ये हक बनता है कि आप उनसे पूछें कि वो उनके एरिया में क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर रुखसाना ने क्वेश्चन किया, Can you explain to me and all the people in this locality how you are going to solve the real problems that we face here, just like as sanitation, access to health care and education for the children, etc. So like Rukhsana, you too can develop Shraddha by being aware of and seeking to protect your status as free citizens. Case study 2, the right to use public spaces. The residents of the Kolaba, Mumbai protested when they heard that their local garden where people go for their daily walks and children play would be converted into a parking lot. So in this case, how are the residents protecting their status as a free citizens? And what will happen if we don't protect our rights to use public spaces? So अपने देश के नागरिक होने के नाते ये हम किस तरह से अपने रेजिडेंशियल एरिया में अपने स्पेसेस को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हमने ऐसा नहीं किया, हम नहीं चाहते उन्हें प्रोटेक्ट करना, अपने राइट का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा। तो देखिए, ना ही तो कोई जो होगा, हमारे पास कोई प्लेस नहीं बचेगा खेलने के लिए। हमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड चाहिए तो वो ख़त्म होते चले जाएंगे, और कुछ लोग हमारी चुप्पी का, हमारे साइलेंस का गलत फ़ायदा उठाएंगे। वो सारे जितने भी आपके ओपन स्पेसेस होंगे वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उसे यूज़ करेंगे। और हम जो नागरिक हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हम तो टैक्स देते हैं इस चीज़ के लिए, तो हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे प्लेसेस को। क्योंकि एक तरह से हम देखें तो हमारी तो मनी वेस्ट हो रही है ऐसे,
और साथ ही जो हमारा शहर है उसकी ग्रीनरी भी ख़त्म हो रही है और जो ओपन प्लेसेस हैं या स्पेसेस हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। सो इस तरह से वो एरिया ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा और अगर सिर्फ वो एक पार्किंग लोड से बनकर रह जाता है। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर ओपन स्पेसेस और प्लेसेस। तो यहाँ पर लोगों ने इसी तरह से कोशिश की और प्रोटेस्ट किया और अपने उस प्लेस को पार्किंग लॉट बनने से बचाया। Now I also can say then thus I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our nationhood and democratic tradition by becoming conscious of the importance or the value of India's democratic traditions and being aware of seeking to protect our status as free citizens. आप भी अगर अपने आसपास ऐसा कुछ गलत होते देखें तो हमें उसके खिलाफ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। Meet Harsh, who recognizes the sacred in our nationhood and democratic traditions by awakening to our responsibilities as citizens. Before the elections, I must research and find out more about the representatives of this constituency, who is worthy of my vote and who will lead this nation well. तो जिस तरह से हर्ष किसी को भी वोट देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करता है, हमें भी अपने आप को इसी तरह से पूरा श्योर करना चाहिए वोट देने जाने से पहले। और अब देखिए कि हर्ष पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचता है। पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट लाइक माई ओन होम। He takes care of the public property and services he uses. तो हर्ष की तरह एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। यानी जिस तरह से हम अपने घर को सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी तरह से अपने देश के हर जगह, हर स्थान, हर हिस्से को सुरक्षित और सेफ रखने का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। So like Harsh, I too can develop Shraddha by awakening to my responsibilities as a citizen. Here is the case study third, using our natural resources in a responsible manner. Our natural resources are the wealth of our nation and belongs to all Indians. If we let them get wasted or let a few people exploit our land and finish off these resources for their own personal profit, then our future generations will be left with nothing. इस बात से तो आप सभी अवेयर हैं कि जिस तरह से और जितनी बुरी तरीके से हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनका कंजप्शन कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से वो बन नहीं पाते। तो उन्हें प्रिजर्व करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। जस्ट लाइक आवर फॉरेस्ट, water, oil and minerals. So what actions can we take to use our natural resources in a responsible manner, preventing wastage or exploitation by a few? हम यही सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। So some actions we can take using our natural resources in a responsible manner. Number 1, being careful about electricity by switching off lights, fans, using ACs as little as possible, etc. Second thing, being conscious of saving water as much as possible. Number 3, being alert to how others are wasting our natural resources and bringing it to their attention. Number 4, traveling by public transport to save fuel. सारे एक्शंस बहुत इजी हैं, हम में से हर एक नागरिक इन्हें बहुत आसानी से अपना सकता है। Now, thus I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our nationhood and democratic traditions by becoming conscious of the importance and value of India's democratic tradition, being aware of and seeking to protect our status as free citizens, and awakening to my responsibilities as a citizen. In this exploration, meet Lata, who recognizes the sacred in our nationhood and democratic traditions by taking all steps to protect India's democratic traditions in all spheres of our life.
Today is Republic Day. Why don't I organize a function in my locality? We can use that to remind all of us of our responsibility to our nation and the contributions made by others for our nation. तो ये बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा काम नहीं है. आप भी आगे आकर अपनी कॉलोनी में या जहाँ आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि हम सब को मिलकर अपने नेशनल फेस्टिवल्स के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखाने का समय भी मिलेगा और हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज्ञान भी होगा. अब लता अगर अपने कॉलेज में होती है तो वहाँ पर भी वो अपने आप को आगे लाकर कुछ नया करने की कोशिश करती है. इट इज़ अप टू अस टू क्रिएट अ न्यू एंड प्रॉस्परस इंडिया. शी इंस्पायर्स हर कॉलेज फ्रेंड्स टू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया. तो बच्चों की इमेजिनेशंस तो वैसे बहुत शार्प होती है. तो हमारा आगे आने वाला भारत कैसा होना चाहिए, कितना और ज़्यादा डेवलपिंग और डेवलप्ड होना चाहिए, ये हम सोच सकते हैं. और जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने बच्चों के उस सपने को साकार करने में उनका साथ दे. सो थिंक अबाउट दैट. अपने कल्पनाओं के परों को खोलें, सोचें कि आगे और क्या अच्छा हो सकता है जिससे हम अपने भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा पाएँ. सो लाइक लता, I too can develop Shraddha by taking all steps to protect India's democratic traditions in all spheres of my life. Case study 4. Actively promoting the right to information. So, Right to Information Act gives Indian citizens to right to ask for the information on the progress of any government scheme. Officials have to reply to a request for information within a fixed number of days, and using this we can make sure the government is doing its work properly. तो RTI के बारे में आप सब जानते हैं कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलत है और वो दूसरे तरीके से होना चाहिए तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस विभाग से, उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आपको लगता है. और गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल्स होंगे उन्हें आपको उसका जवाब देना पड़ेगा. To actively promote the use of the RTI by the citizens, Alex Raz and R. Sai Yashodharan build a software which helps people file RTI applications easily. So in this case, how are they protecting India's democratic tradition? And second is, think of the examples of actions or concrete steps we can take to protect India's democratic traditions in all spheres of our life. So how you can promote the RTI? Think of what can be done amongst your friends, your school, your family, etc., your relatives, your locality, with others through the internets, etc. Thus, I too can awaken my possibility of recognizing the sacred in our nationhood and democratic traditions by becoming conscious of the importance and value of the India's democratic tradition, being aware of seeking to protect our status as free citizens, awakening to my responsibilities as a citizen, and taking all steps to protect India's democratic traditions in all spheres of my life. And here is the summary of the session, that what we have learned here. Each of us can awaken our possibility of recognizing the sacred in our vast cultural heritage and traditions, and in our nationhood and democratic traditions. And now the end of session 7. Hope you are enjoying these sessions and you liked it. So please subscribe this channel, share to all your relatives, to your dear and near ones, and please like these videos also.